So hello, welcome everybody to this session where we will teach about technical analysis. और आज हम पूरा सीखेंगे from start to finish सारी चीज़ें, डाउ थ्योरी, टेक्निकल इंडिकेटर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें. सो बेसिकली इससे पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है. और मैं हूँ अंशुमन रावत, नाम बताना भूल गया. तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस में हम बेसिकली प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं, प्राइस और वॉल्यूम को. सो फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं कि कंपनी क्या करती है. तो वहां पर अर्निंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि कंपनी कमाती कितना है, कंपनी की ग्रोथ कितनी होती है. लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस के ऊपर फोकस होता है. जैसे कि एक गुजराती एक कहावत भी है कि भाव 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 भगवान चे, यानी कि प्राइस इज गॉड, प्राइस इज एवरीथिंग, राइट. और प्राइस की स्टडी ही टेक्निकल एनालिसिस है, ट्रेंड्स की स्टडी ही टेक्निकल एनालिसिस है, और आज हम वही सीखने वाले हैं. सो एक आध चीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस की लोग बहुत तारीफ करते हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस खाली प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग में बिलीव करता है. टेक्निकल एनालिसिस हमेशा सही नहीं होता है. इट इज ओनली बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट. इट इज ओनली बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट. सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पर ही बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस. हम पास्ट की स्टडी करते हैं, पास्ट मार्केट डेटा को. तो क्या पास्ट डेटा से हम फ्यूचर प्रोडिक्ट नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं फ्यूचर प्रोडिक्ट, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी 100% नहीं होती है. टेक्निकल एनालिसिस जो है, इट इज नॉट साइंटिफिक थ्योरीज, इट इज नॉट साइंस, इट इज नॉट साइंस. ऑल्दो यहाँ पर डेटा की बातें होती हैं, हम पास्ट डेटा को यूज करते हैं, उससे हम ट्रेंड्स लेते हैं और उसके ऊपर ही टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है, लेकिन फिर भी ये परफेक्टली साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि हम साइंटिफिक थ्योरीज जो होती हैं फॉल्सिफाइबल होती हैं, उनको आप फॉल्स कर सकते हो, उनको आप प्रूव कर सकते हो, बट टेक्निकल एनालिसिस के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है. टेक्निकल एनालिसिस खाली आपकी जो है मार्केट में राइट होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने टेक्निकल एनालिसिस में आप बेस्ट हो गए तो आप 100% मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाओगे. दिस इज रॉन्ग. खाली प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, इसीलिए हमको प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग सोचनी है कि इसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, कितनी चांसेस हैं. और ऑब्वियसली कुछ भी सेशन में क्या है, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन तो हम देते ही नहीं है. इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. सो टेक्निकल एनालिसिस है क्या? तो हम प्राइस के ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि आपने ये सब चार्ट्स वार्ट्स देखे होंगे, जहाँ पे एक एक्सेस में प्राइस होता है, एक एक्सेस में टाइम होता है, इधर टाइम होता है, इधर प्राइस होता है, और कुछ कैंडल स्टिक्स ही बनी होती हैं रेड कलर की, ग्रीन कलर की. ऑब्वियसली सबके बारे में हम देखेंगे, और इसको हम चार्ट बनाते हैं, चार्टिंग बोलते हैं जिसको, और हम चार्ट्स में कुछ देखने की कोशिश करते हैं. यही होता है टेक्निकल एनालिसिस. इसमें कई सारे हमारे इंडिकेटर्स भी होते हैं, है ना, ऑसिलेटर्स, इंडिकेटर्स. ये जो है प्राइस के ऊपर बेस्ड है. टेक्निकल एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड है? प्राइस के ऊपर. ठीक है. इसमें हम ना ही बैलेंस शीट को लेते हैं, ना ही P&L को लेते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सब हम स्टडी करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में. और फंडामेंटल एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है. टेक्निकल एनालिसिस कोई भी कर सकता है, आज हम देखेंगे कि हम भी कर सकते हैं. टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, एक अजम्पशन होता है कि द मार्केट्स आर एफिशिएंट. एफिशिएंट है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. बेसिकली एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या बोलती है? वो ये इतना बोलती है कि जो भी आज जो स्टॉक प्राइसेस चल रहे हैं, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है अब तक, फंडामेंटल्स की, न्यूज़ वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट के पास है, उसके उसके ऊपर ही प्राइसेस बेस्ड हैं. और इसमें किसी को भी कुछ ज़्यादा नहीं पता. मार्केट एफिशिएंट है, हर मार्केट पार्टिसिपेंट को सेम नॉलेज है, सेम इंफॉर्मेशन है, और हर कोई रैशनल चॉइसेस बना रहा है स्टॉक मार्केट में. लेकिन हम जानते हैं ऑब्वियसली एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कंप्लीटली ट्रू नहीं होती है, बिकॉज मार्केट में सबके पास सेम इंफॉर्मेशन नहीं होती है. किसी लोगों के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, किसी के पास कम होती है, और ऑब्वियसली हर कोई रैशनल डिसीजंस नहीं बना रहा होता है. और हम हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होता है टेक्निकल एनालिसिस. तो बातें बहुत हो गई हैं, मेन चीज़ पर आते हैं. असम्पशंस क्या है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कि डिस्काउंट कर देता है मार्केट एवरीथिंग. अगर कोई न्यूज़ आई है तो ऑलरेडी वो प्राइस में डिस्काउंटेड है. अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो ऑलरेडी प्राइस घट चुका होगा. अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुका होगा. अगर फ्यूचर में मार्केट का असम्पशन है कि इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी तो ऑलरेडी इसका प्राइस बढ़ चुका होगा. सारे फंडामेंटल, सारी न्यूज़ प्राइस के अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड होती है. इसके अलावा प्राइस ट्रेंड्स में मूव करते हैं, और हम देखेंगे कौन से ट्रेंड होते हैं. और ज़्यादातर टेक्निकल स्ट्रैटेजीज ट्रेंड को पकड़ने में हेल्प करती है. टेक्निकल एनालिसिस में बोला भी जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है.
फर्क क्या है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में? फंडामेंटल एनालिसिस में क्या कर रहे हैं, हम कंपनी को देख रहे हैं कि कंपनी क्या बनाती है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका बिजनेस क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को देख रहे हैं कि कंपनी फ्यूचर में अगर आज है 2024 तो 2025 में 2026 में कंपनी कितनी अर्निंग्स करेगी, कितना प्रॉफिट कमाएगी, कितनी सेल्स करेगी, कितना आरओई होगा, कितना ईपीएस होगा, ये सब हम देखते हैं। क्या इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, क्या फ्यूचर में रिसेशन हो सकता है क्या, या फिर बहुत अच्छी इकोनॉमिक बूम है क्या फ्यूचर में, क्या फेड जो है इंटरेस्ट रेट कट कर देगा, और इंडस्ट्री के एनालिसिस के इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ है, इंडस्ट्री में कौन से प्लेयर हैं, क्या कंपटीशन है। साथ में हम वैल्यूएशंस भी स्टडी करते हैं इन फंडामेंटल एनालिसिस, कि हम पी देख लेंगे, कि हम पीईजी देख लेंगे, कि हम प्राइस टू बुक देख लेंगे, और ये सोचेंगे कि क्या ये स्टॉक अपनी फेयर वैल्यू से अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड है तो हम खरीद लेंगे, ओवर वैल्यूड है तो हम बेच देंगे, और अर्निंग्स के ऊपर फोकस रहता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में हमारा फोकस रहता है साइकोलॉजी पर। टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी क्या है। जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम फर्दर देखेंगे, वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। प्राइस एक्शन, प्राइस कैसे मूव कर रहा है और उससे क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है। इसीलिए हमेशा ही प्रोबेबिलिस्टिक सोचें कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी मेरी चांसेस है रिस्क की, कितनी मेरी चांसेस है रिवॉर्ड की। कि अगर मेरा रिस्क कम है और मेरा रिवॉर्ड ज़्यादा है तो मैं पैसे बना लूँगा। यही है पूरी कहानी, कि मेरा रिवॉर्ड तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, लेकिन रिस्क क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो अगर मैं 50% भी राइट हुआ तो भी मैं लॉन्ग टर्म में क्या करूँगा, पैसा बना लूँगा। टेक्निकल एनालिसिस से ही रिलेटेड एक चीज़ होती है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है, काफ़ी फेमस चीज़ है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में हम वही सेम चीज़ यूज़ करते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और हम मार्केट में मोमेंटम को गेज करने की कोशिश करते हैं और हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं जहाँ मोमेंटम होता है। मोमेंटम होता क्या है, देखिए फिजिक्स में मोमेंटम क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी टाइम्स मास उसका मोमेंटम होता है। जितना तेज वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। और फिजिक्स में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगा। फर्स्ट लॉज ऑफ न्यूटन। तो ये कहानी फिजिक्स में होती है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी ये होता है कि जिस स्टॉक में मोमेंटम होता है, जो चल रहा है जिसमें मोमेंटम, वो स्टॉक में चलता ही रहेगा, और जिसमें मोमेंटम नहीं है वो स्टॉक नहीं चलेगा। ठीक है, अनलेस अ एक्सटर्नल कैटलिस्ट आ जाए, कहीं एक्सटर्नल फोर्स आ जाए, कुछ बाहर से कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, कुछ कंपनी में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए, कोई अच्छी चीज़ हो जाए, तो तक मोमेंटम रहता है। टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल मार्केट डेटा, जो हम देखेंगे चार्ट से, प्राइस से, वॉल्यूम से, सब चीज़ों से। ठीक है, तो बातें बहुत हो गई हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डाउ थ्योरी। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। डाउ थ्योरी का बेसिक कहना है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और यही टेक्निकल एनालिसिस का भी कहना है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो डाउ थ्योरी का कहता है, डाउ थ्योरी बेस्ड है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पर, और ये कि मार्केट जो है रैंडम नहीं होते जबकि कोई ट्रेंड में मूव करते हैं। तो डाउ थ्योरी बोलता है कि देयर आर थ्री काइंड ऑफ ट्रेंड्स, 1 2 3। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, एक हो गया अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। इसके अलावा हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड मतलब है मेजर ट्रेंड जो मार्केट में हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा जूम आउट पिक्चर देखें, एक बिगर पिक्चर देखें। सेकेंडरी ट्रेंड क्या है कि इससे थोड़ा सा छोटा होता है। माइनर ट्रेंड बिल्कुल ही बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए होता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर हम देखते हैं, सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए ये जो सेक्शन है ये है अप ट्रेंड, ये जो सेक्शन है दिस इज साइडवेज ट्रेंड, दिस इज व्हाट, दिस इज साइडवेज ट्रेंड, एंड दिस वन इज डाउन ट्रेंड। तो अब अप ट्रेंड की खासियत क्या होती है, तो हम क्या करते हैं, जो चार्ट होता है उसमें हम बेसिकली करते क्या हैं कि हम लोज और हाइज को देख लेते हैं कि दिस इज अ लो, दिस इज अगेन अ लो, दिस इज अगेन अ लो। ठीक है,
और दिस इज अ हाई, दिस इज अ हाई एंड दिस इज अ हाई। अगर हमें दिख रहा है कि बार बार हायर लोज आर बीइंग फॉर्म्ड, हायर लोज आर बीइंग फॉर्म्ड, कि ये जो लो है, ये वाला जो लो है, ये इस वाले लो से बड़ा है, ये वाला जो लो है ये इस वाले लो से बड़ा है, तो हमको क्या दिख रहा है कि अगेन 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 बड़े बड़े लोज बन रहे हैं, लोज जो हैं बन जो रहे हैं उनकी वैल्यू ज्यादा बन रही है, हायर लोज आर बीइंग फॉर्म्ड। और इसके अलावा हायर हाईज आर आल्सो बीइंग फॉर्म्ड, कि ये वाला जो हाई है ये अपने प्रीवियस हाई, इस वाले हाई से ज्यादा बड़ा है, ये वाला जो हाई है अपने प्रीवियस हाई से बड़ा है। इसको अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर लोज बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाइज बनते हैं, हायर हाइज बनते हैं, इसके अलावा लोअर लोज बनते हैं। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि ऑलमोस्ट ही सेम से रहते हैं। मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, मार्केट एक चैनल में मूव करता है साइडवेज। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है कि लोअर लोज बनते हैं और लोअर हाइज बनते हैं। तो जैसे कि ये एक लो है, ये अगेन एक लो है, ये भी एक लो है, तो जो ये वाला लो है ये अपने प्रीवियस लो से बड़ा है, ये वाला लो जो है ये अपने प्रीवियस लो से, सॉरी छोटा है, उल्टा बोल दिया, छोटा है। ऐसे ये जो हाई है अपने प्रीवियस हाई से छोटा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं कि लोअर लोज एंड लोअर हाई बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया। एक और चीज होती है, ये होते हैं थ्री फेसेस। क्या होते हैं, थ्री फेसेस, थ्री फेसेस। एक फेज होता है accumulation फेज, एक फेज होता है एब्जॉर्प्शन फेज, एक फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मार्केट में अलग अलग फेज चल रहे होते हैं। कई लोग इसको स्टेज एनालिसिस भी करते हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये भी देखेंगे आगे, बट अभी हम फेसेस देख लेते हैं। एक्यूमुलेशन फेज, एब्जॉर्प्शन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है कि स्मार्ट मनी स्टॉक को एक्यूमुलेट करता है। स्टॉक जो होता है ये साइडवेज मूव करता है और एक कंसोलिडेशन करता है। क्या करता है, कंसोलिडेशन होता है स्टॉक का। उसके बाद क्या होता है, स्टॉक देता है ब्रेकआउट। क्या दे देता है, स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि स्टॉक अपनी जो पुरानी रेंज है उसको तोड़ के ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो स्टॉक्स हैं ये अब क्या है, लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए हैं, ज्यादातर लोगों ने। अब खाली स्मार्ट मनी इसको नहीं खरीद रहा है, बट रिटेलर्स भी इसको खरीद रहे हैं, और हर कोई स्टॉक को खरीद रहा है क्योंकि स्टॉक खरीदा जा रहा है। इसकी सप्लाई कम है बट इसकी डिमांड ज्यादा है, इसलिए स्टॉक क्या होता है, ऊपर भागता है। स्टॉक जो होता है ऊपर भागता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमको एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। इसके बाद क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, जो स्मार्ट मनी है वो एग्जिट कर देता है। स्मार्ट मनी एग्जिट कर देता है। स्मार्ट मनी सर क्या होता है, स्मार्ट मनी बेसिकली जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनको स्मार्ट मनी बोलते हैं। और जो रिटेलर, हम जैसे रिटेलर्स हैं, इनको हम डम मनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि स्मार्ट मनी माना जाता है कि इनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, ये लोग ज्यादा अच्छे डिसीजन बनाते हैं, इनके पास ज्यादा एक्सेस है, तो ये इसलिए हम इनको स्मार्ट मनी बोलते हैं। रिटेलर्स को ज्यादा ना इन्फॉर्मेशन होती है, उसके पास पैसा भी कम होता है, उसके पास ज्ञान भी कम होता है, इसलिए इसको हम डम मनी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में रिटेलर्स खरीद रहे होते हैं, लेकिन पकड़ पकड़ के जो स्टॉक है वो चुपकाया जाता है रिटेलर्स को बाय द स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी एग्जिट कर लेता है और फिर उसके बाद क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो अगर स्टेज एनालिसिस में बोलें, दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3 एंड दिस इज स्टेज 4, ठीक है। तो हमारी जो कोशिश रहनी चाहिए कि हम एक्यूमुलेशन के थ्रू खरीद लें, या फिर ब्रेकआउट पे हम खरीद लें, यहाँ खरीद लें, या फिर यहाँ पे खरीद लें। उसके बाद हम पूरा ये राइड करें, और फाइनली जब डिस्ट्रीब्यूशन फेस हो तो हम भी आराम से रिटेलर्स को, बाकी रिटेलर्स को अपना माल चिपका के निकल जाएं, ठीक है। अभी पता कैसे चलता है ये भी हम फ्यूचर में देखेंगे, बट आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि देयर आर थ्री फेजेस इन द मार्केट। देयर इज एक्यूमुलेशन फेज, देन देयर इज एब्जॉर्प्शन फेज, देन देयर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है।
एक्यूमुलेशन फेज में स्मार्ट मनी जो है स्टॉक खरीदता है क्योंकि उसको पता होता है कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है। एक्यूमुलेशन में स्मार्ट मनी खरीदता है, एक्यूमुलेट करता है, जो स्टॉक होता है वो साइडवेज मूव करता है, कंसोलिडेशन करता है। उसके बाद क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, स्टॉक जो है अपनी रेंज से निकल जाता है, ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि इसमें पैसा नया नया आ रहा होता है। फिर यहाँ अप ट्रेंड में हर कोई खरीद रहा होता है, इसको एब्जॉर्प्शन फेज कहते हैं, हर कोई खरीद रहा है। पर फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है जहां पर माल चिपकाया जाता है बाय द स्मार्ट मनी। बड़े लोग जो होते हैं रिटेलर्स को माल चिपका के निकल जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, और फाइनली अब क्या हो जाता है, कोई खरीदने वाला नया स्टॉक को बचता नहीं है, इसलिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ये देख लीजिए, ये है accumulation phase। इन दिस इनिशियल फेज स्टॉक प्राइस ग्रेजुअली राइज बट द ट्रेडिंग वॉल्यूम में बी लो। धीरे धीरे क्या है, स्मार्ट मनी इसको खरीद रहा है। अब क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज बोल लो या एक्यूमुलेशन, या फिर क्या कहते हैं वो दूसरा वाला, क्या कहते हैं, ये देख लीजिए, जिसमें प्राइस जो है वो है बढ़ रहा है, तेजी से प्राइस बढ़ रहा है, पॉजिटिव न्यूज आ रही है, फंडामेंटल्स अच्छे आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स पैसा डाले जा रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। ये लंबी फेज होती है और यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता है, यही होता है अप ट्रेंड। यही क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, अप ट्रेंड, और यहीं पे पैसा बनता है, यहीं पे पैसा क्या होता है, बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी होता है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होता है, जिसने पहले खरीदे होते हैं एक्यूमुलेशन फेज में, ये अपने स्टॉक्स प्रॉफिट बुक कर करके निकल जाता है और माल चिपका देता है, माल चिपकाता है रिटेलर्स को, इसमें माल चिपकाया जाता है। प्राइस इंक्रीज ज़्यादा होता नहीं है, इवन रिवर्स भी हो जाता है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई होती है क्योंकि इसमें स्टॉक पकड़ पकड़ के रिटेलर्स को चिपकाया जाता है। फिर रिटेलर यहाँ पर खरीदते हैं, फिर बोलते हैं स्टॉक मार्केट खराब है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, पहले ये बताइए, ये जो है डाउट है, ये आपका डाउ जोन्स का ये चार्ट है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये एक अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज ट्रेंड है? ऑब्वियसली सर अप ट्रेंड है। क्यों अप ट्रेंड है? क्योंकि देखिए सर, ये एक लो है, ये अगेन एक लो बन रहा है, ये भी एक लो है, दिस लो इज हायर देन द प्रीवियस लो, दिस लो इज अगेन हायर देन द प्रीवियस लो। सिमिलरली हाई का देख लीजिए कि सर ये एक हाई बन गया, ये एक हाई बन गया, ये एक हाई बन गया, ये भी एक हाई है, ये भी एक हाई है, यहाँ पर ये एक लो भी है, ये एक और लो भी है। देखिए हाई जो है हायर बन रहे हैं, लो जो है लोअर बन रहे हैं, और स्टॉक क्या है, एक चैनल में मूव कर रहा है। इनको ट्रेंड लाइंस बोलते हैं, दिस इज ट्रेंड लाइन, दिस इज ऑल्सो अ ट्रेंड लाइन, दीज आर ट्रेंड लाइंस। दो ट्रेंड लाइंस के बीच में स्टॉक मूव कर रहा है, हम बोलते हैं स्टॉक जो है चैनल में मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज हम देखना भूल गए थे, दीज आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंड। तो आपको दिख रहा है कि ये जो पूरा फेस है, ये क्या है, एक अप ट्रेंड है डाउ थ्योरी का। हम डाउ थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं ना, सारी जो चीजें अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एक्यूमुलेशन फेस, सारी फेसेस ये सब डाउ थ्योरी के अंदर है। तो ये जो है, ये तो हो गया प्राइमरी ट्रेंड, लेकिन बीच बीच में ये छोटे छोटे ट्रेंड्स भी तो आते हैं, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड्स। ये है एक ट्रेंड, फिर ये एक ट्रेंड है, ट्रेंड नंबर 1, ट्रेंड नंबर 2, ट्रेंड नंबर 3, ट्रेंड नंबर 4, छोटे छोटे ट्रेंड भी आ रहे हैं, इनको हम सेकेंडरी मूवमेंट या फिर सेकेंडरी ट्रेंड्स बोल देते हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी ट्रेंड देख ले तो यहाँ पर अपवर्ड है, यहाँ पर डाउनवर्ड है, यहाँ पर अगेन अपवर्ड है, लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड सारे छोटे छोटे चेंज हो रहे हैं। तो बड़ी पिक्चर देखते हैं तो प्राइमरी ट्रेंड देखते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा असम्पशंस क्या है हमारे टेक्निकल एनालिसिस में, कि जो स्टॉक है वो डिमांड सप्लाई पे चलता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्राइस मूव करता है ट्रेंड में, अगर छोटी अवधि में ना सही तो बड़े अवधि में तो जरूर ही प्राइस जो है ट्रेंड को फॉलो करता है। ट्रेंड जो होता है उसमें चेंज भी आ जाता है, जिसको हम रिवर्सल बोलते हैं। इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि सर ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, कि ये पैटर्न चार्ट में आ गया तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो स्टॉक है अपने ट्रेंड को रिवर्स कर लेगा। अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड चला जाएगा, या फिर डाउन ट्रेंड नहीं तो साइडवेज ट्रेंड में चला जाएगा, या फिर अगर डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है, चार्ट से हम प्राइसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं, और चार्ट पैटर्न अपने आप को हमेशा रिपीट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम चार्टिंग बोलते हैं, जहाँ पर हम चार्ट में एनालिसिस करते हैं। इसका मोटिव क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करें ट्रेंड्स को पुराने डेटा से, ट्रेंड की मदद से हम फ्यूचर को फोरकास्ट करें। हम प्राइस का भी स्टडी करते हैं, वॉल्यूम का भी स्टडी करते हैं। तो प्राइस की स्टडी को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, तो जो लोग सीख रहे हैं सभी लोग कोई चार्टिंग प्लेटफॉर्म खोल लें, या तो कोई ब्रोकर के थ्रू खोल लें, जीरोधा वगैरह के थ्रू, ग्रो वगैरह के थ्रू, या फिर इवन आप ट्रेडिंग व्यू भी खोल सकते हो। क्या खोल सकते हो? ट्रेडिंग व्यू। हम खुद भी खोल के देखेंगे, और आप खुद से ट्रेडिंग व्यू खोलें। बट उससे पहले हम एक और थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। हमने अब तक डाउ थ्योरी समझी, जो कि बहुत बेसिक है, कि लोअर लोज
और लोअर हाइज बन रहे हैं तो डाउन ट्रेंड, हायर लो हायर हाइज बन रहे हैं तो अप ट्रेंड। इसके अलावा साइडवेज ट्रेंड होता है। इसके अलावा हमारे 3 फेसेस होते हैं, एक में माल चिपकाया जाता है, एक में माल खरीदा जाता है और एक में माल को क्या किया जाता है, साइडवेज मूव कराया जाता है। इलियट वेव थ्योरी आ गई। इलियट वेव थ्योरी बोलती है कि 5 मेजर वेव्स होती हैं, मार्केट जो होता है वो वेव्स में मूव करता है। अच्छा, मार्केट कितने तरीके का होता है मार्केट सर? एक तो सर होता है बुल मार्केट, एक होता है बियर मार्केट। बुल मार्केट में ऊपर जा रहा है, बियर मार्केट में नीचे जा रहा है। ओके सर। इलियट वेव थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी बोलती है कि जो प्राइस है वो उसकी वेव लाइक पैटर्न्स होते हैं, प्राइस एक्शन वेव लाइक पैटर्न्स में चलता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ट्रेडर साइकोलॉजी और इन्वेस्टर का सेंटीमेंट एंड साइकोलॉजी। अच्छा, ये हो गया इलियट वेव पैटर्न। तो आपको दिख रहा है इलियट वेव पैटर्न में जो कहानी होती है इलियट वेव में कि 5 अलग अलग वो होते हैं, ठीक है, उससे एक इलियट वेव बनती है। सो ये आपको दिख रहा है। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है सर। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। या फिर ऐसा देख लीजिए कि दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, या फिर 1 2 3 4 5 इधर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक वेव बन गई। दिस इज 1 इलियट वेव, दिस इज 1 इलियट वेव, दिस इज अगेन 1 इलियट वेव। ठीक है, अलग अलग तरीके की होती है। ये हो गया 5 वेव, ये हो गई सिमेट्रिक, ये हो गई एंडिंग डायगोनल, ये हो गई रिवर्स सिमेट्रिक, ये हो गई रनिंग फ्लैट, इम्पल्सिव, इस तरीके की बहुत सारी। असेंडिंग चार्ट पैटर्न में भी देखेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, बहुत तरीके के चार्ट पैटर्न भी होते हैं, बट अभी हम इलियट वेव देख रहे हैं। ठीक है, अब रूल्स होते हैं कार्डिनल वेव के। कार्डिनल वेव वैसे मैं इतना मार्केट में काम करती नहीं, बट हम सारी थ्योरी आपको बताना चाहते हैं कि जो वेव नंबर 3 जो होती है वो कभी भी शॉर्टेस्ट वेव नहीं हो सकती। जो वेव नंबर 2 है वो कभी भी वेव नंबर 1 से ऊपर नहीं हो सकती, इसके उसको काट के नहीं निकल सकती। और थर्ड रूल क्या है कि वेव नंबर 4 कैन नेवर क्रॉस द सेम प्राइस एरिया एज वेव नंबर 1। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम 5 वेव बनाते हैं जिससे हमारा कार्डिनल वेव बनता है। ठीक है सर, अगर आप देखेंगे कि सर बहुत सारे हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं तो 5 का हम किसको माने कि ये एक कार्डिनल वेव है? कौन सी कार्डिनल वेव है? जहां पर सर ये वाले रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि वेव नंबर 3 शॉर्टेस्ट नहीं होगी, वेव नंबर 2 कभी भी वेव नंबर 1 के ऊपर नहीं जाएगा, वेव नंबर 4 कभी भी नेवर क्रॉस इन द सेम एरिया एज वेव नंबर 1, वेव नंबर 1 के आसपास नहीं होगी वेव नंबर 4 सर। ओके सर। तो बुल मार्केट में इलियट वेव हमारी कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 1 से। क्या करते हैं हम? स्टार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 सर, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और सर ये हो गया 5। तो हमको दिख रहा है कि एक्चुअली में क्या होता है इलियट वेव में कि इलियट वेव में क्या होता है कि देयर आर 2 थिंग्स। एक सेकंड में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया। ठीक है, इलियट वेव में क्या होता है कि 2 तरीके की वेव होती है। एक होती है करेक्टिव वेव, एक क्या होती है इम्पल्सिव वेव। और हम देखेंगे क्या क्या होती हैं, बट अभी हम ये देख लेते हैं कि ये जो है आपको क्या दिख रहा है कि हायर हाइज बन रहे हैं तो इट्स अप ट्रेंड, इसलिए बुल मार्केट है। ठीक है, अब देखिए हम दो जिसकी हम बात कर रहे थे, करेक्ट इम्पल्सिव वेव एंड आपकी करेक्टिव वेव। तो बुल मार्केट ये है, बुल मार्केट वाली। ये कौन सी है? बुल मार्केट वाली इलियट वेव। बियर मार्केट में अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो इम्पल्सिव वेव होती है इट इज बिगर देन द करेक्टिव वेव। तो ये बोलता है कि पहले पहले क्या होती है कि इम्पल्सिव वेव आती है, फिर एक करेक्टिव वेव आती है। इम्पल्सिव मतलब जो जो चढ़ा रही है प्राइस को, करेक्टिव जो कि करेक्ट कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक्चुअल में ये जो पूरी कहानी है ये बियर मार्केट हम देखेंगे तो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो फिर एक इम्पल्सिव वेव आई जिसने प्राइस को ट्रेंड की डायरेक्शन में चढ़ा दिया, करेक्टिव वेव आई जिसने इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दिया, परेशान कर दिया, कम कर दिया, और फिर से एक इम्पल्सिव वेव आ गई। इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी बुल मार्केट में। ठीक है, और ये फिर से एक और करेक्टिव मूव आ गया, वेव नहीं है ये मूव है। ठीक है, अब देख लेते हैं बियर मार्केट में क्या होता है। बियर मार्केट में इम्पल्सिव वेव आई, करेक्टिव वेव आई, लेकिन उल्टा हो गया कि जो इम्पल्सिव वेव है करेक्टिव वेव से छोटी है।
ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिख रहा है जहाँ पर आप इलियट वेव को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं। एक्सिस बैंक का चार्ट है जी। 2 सेकंड वीडियो को पॉज करेंगे, पुराने रूल्स को नोट डाउन करेंगे, उसके बेस पे देखेंगे 1 2 3 4 5 कहाँ बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड क्या बनना है, क्या बियर मार्केट है, क्या बुल मार्केट है। खुद से करें, एक बार ट्राई करें, एक वीडियो को पॉज करें, इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है सर, अच्छा सर, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये सर 3 हो गया, ये पॉइंट, ये सर 0.4 हो गया, और ये सर 0.5 हो गया। और यहाँ पर ये क्या हो गई आपकी करेक्टिव वेव, फिर इम्पल्सिव वेव, फिर क्या आ गई करेक्टिव वेव, फिर क्या आ गई इम्पल्सिव वेव, और फिर तो हमारा करेक्टिव मूव चालू हो गया। इसको अलग से देखेंगे तो यहाँ पर भी कहीं वेव बनेगी, हाँ बन सकती है। ये ए बी सी डी आगे इस तरीके से भी करा जा सकता है। अगली थ्योरी, अच्छा पहले हमने क्या सोचा, डाउ थ्योरी देखी, फिर हमने क्या देखी, इलियट वेव थ्योरी देखी। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए इलियट वेव का। अब हम देखने वाले हैं ग्रेटर फूल थ्योरी। ठीक है, ठीक है। तो ग्रेटर फूल थ्योरी क्या बोलती है कि मार्केट जो होता है, मार्केट में जैसे कि आपने कोई एसेट खरीदा, किसी प्राइस पे खरीदा, लेट से आपने कोई एसेट आपने खरीदा, कोई चीज आपने खरीदी 100 रुपए की। आपको पता है कि इसकी वैल्यू तो 20 रुपए ही है, लेकिन मैं फिर भी 100 रुपए पे खरीद रहा हूं। तो आप तो बोलेंगे तो बेवकूफी है, बट मार्केट बोलता है कि नहीं। क्यों? बिकॉज अगर मैं 100 रुपए पे खरीद रहा हूं, अगर मुझे पता है कि मुझसे भी बड़ा कोई मूर्ख है जो कि मुझसे इसको 120 में खरीद लेगा, तो क्यों ना 100 पे खरीद के 120 पे माल चिपका दिया जाए किसको, जो मुझसे भी बड़ा मूर्ख है। अब इस बंदे ने मुझसे खरीद लिया, अब ये क्या वेट कर रहा है कि मुझे मेरे से भी बड़ा मूर्ख मिले जिसको मैं इस सेम चीज को 140 में चिपका दूं। तो इस बंदे ने भी प्रॉफिट बना लिया, इस बंदे ने भी प्रॉफिट बना लिया, ये ढूंढेगा 160 वाले बंदे को, और ऐसे चलता रहेगा जब तक कि सबसे बड़ा मूर्ख ना आ जाए, बिगेस्ट फूल और द लास्ट फूल। ठीक है, यहाँ पर ये परेशान हो जाता है कि इसने बहुत ही ओवर वैल्यूड चीज खरीद ली है। तो ये चीज बुल मार्केट में होती है। अगर हम रिसेंटली देखें 2000 कोविड के बाद से बड़ा बुल मार्केट चला है, जहां पर स्टॉक प्राइस 10-10 गुना 5-5 गुना हुआ है। यहाँ पर यही ग्रेटर फूल थ्योरी बहुत काम में आ रही है कि इवन लोग ओवर वैल्यूड चीज को खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें ही पैसा बना रहे हैं कि उनसे भी बड़े मूर्ख हैं जो कि उस सेम एसेट को और भी ओवर वैल्यूड दामों पर खरीदेंगे। वो 100 टाइम अर्निंग्स पे भी खरीद लेंगे, वो 150 टाइम प्राइस अर्निंग पे भी खरीदेंगे, खरीदते जाएंगे। कहानी बस इतनी है, फूल होना दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा फूल होना दिक्कत है। आपको बिगेस्ट फूल नहीं बनना है। वो जहां पर जो भी इस चेन में जो लास्ट फूल होता है, वो इज द लास्ट इन द चेन, उसकी दिक्कत हो जाती है। तो हमको खाली लास्ट नहीं बनना है इस चेन में, हमको ट्रेंड को अर्ली आइडेंटिफाई करना है और ट्रेंड को राइड करना है। ठीक है, अक्सर क्या होता है, प्राइस चार्ट्स होते हैं। तो प्राइस चार्ट जैसे कि जो हम चार्टिंग करते हैं, बेसिकली जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, कैंडल स्टिक्स जो होती हैं हमको, कैंडल स्टिक चार्ट जो होते हैं हमको ये चार्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। एक एक कैंडल जो होती है, एक हमको बताता है ओपनिंग प्राइस, क्या बताता है, ओपनिंग प्राइस। एक होता है क्लोजिंग प्राइस, एक होता है हाई प्राइस, एक होता है लो प्राइस। तो फॉर एग्जांपल हम डेली कैंडल स्टिक यूज करेंगे, अभी हम आगे बताएंगे कैंडल स्टिक क्या होता है, पर डेली अगर हम कर रहे हैं तो डेली फॉर एग्जांपल 9:15 पर मार्केट जो है सुबह शुरू हुआ, और 3:30 बजे मार्केट जो होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। 15 AM खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो इस समय जो प्राइस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग प्राइस। इस समय क्या जो प्राइस होगा उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल हम कोई स्टॉक की बात कर लेते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, RIL ओपनिंग प्राइस आया 3050 रुपए फॉर एग्जांपल, और क्लोज हुआ ये 3100 रुपए पर। लेकिन डे में इसने एक हाई मारा, 3400 रुपए तक गया, और इसने एक लो भी मारा कि ये 3000 रुपए तक गया। तो ये जो है ये डे का हाई है, ये क्या है, डे का लो है, ये क्या है, ओपनिंग प्राइस है, और ये क्या है 3100 रुपए, ये क्या है, क्लोजिंग प्राइस है। तो ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो आपको समझ में आ गया होगा। जिस अलग अलग तरीके चार्ट होते हैं, एक होते हैं बार चार्ट जहां पर हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं प्राइस को। तो ये क्या हो गया, बार चार्ट हो गया। यहाँ पर आपको छोटी छोटी ये लाइंस दिख रही होंगी, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन। तो एक जो बार होता है इसमें हम ऐसे और ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसको ओपनिंग प्राइस बोल देते हैं, ये क्या हो गया, क्लोजिंग प्राइस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम बार बना देते हैं, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस। पर इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या है, ये थोड़ा सा देखने में खराब लगता है। अगर कैंडल स्टिक जो होता है ये बार चार्ट की थोड़ा सा अच्छा वर्जन होता है कि हम क्या करते हैं, इसको ना बार ना बना के कैंडल जैसा बना देते हैं, और कैंडल में कलर कर देते हैं। अगर रेड कलर हुआ तो वो एक बियरिश कैंडल है, और अगर कैंडल में क्या हुआ, एक ग्रीन कलर हुआ, तो वो एक बुलिश कैंडल है। बुलिश मतलब कि मार्केट उस दिन ऊपर गया था, बियरिश मतलब मार्केट उस दिन नीचे गया था। ठीक है, तो हमको मार्केट का पूरा पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे गया,
तो ये थोड़ा फायदा कैंडलस्टिक में हो जाता है, जो कि बार चार्ट में थोड़ा सा दिक्कत देता है। लाइन चार्ट भी होता है। लाइन चार्ट तो सबसे सिंपल है, लाइन चार्ट में तो कुछ भी नहीं है। लाइन चार्ट में क्या कहानी होती है? लाइन चार्ट में इतनी कहानी होती है कि हम ना लाइन बना देते हैं प्राइस की, नॉर्मल सी कि अलग अलग पॉइंट्स बना दिए और उसके बाद प्राइस को जोड़ते हुए लाइन बना दी। तो ये एक लाइन चार्ट हो गया। ग्रो में अब नॉर्मल चार्ट खोलते हो, लाइन चार्ट हमको शुरुआत में दिखता है, बाद में कैंडलस्टिक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ नहीं, आपने सारे प्राइसेस को एक तरीके से प्लॉट किया, ये कुछ भी प्लॉट कर दिया आपने, जो प्राइसेस चल रहे हैं विद टाइम, और इनसे जुड़ती हुई आपने क्या है, एक लाइन बना दी। इसी को लाइन चार्ट बोलते हैं। तो इस एक्सेस पे क्या है, प्राइस है, ठीक है, और इस एक्सेस पे क्या है, आपका टाइम है, और ये बन गया हमारा लाइन चार्ट। पॉइंट एंड फिगर चार्ट भी होता है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट में हम क्या यूज करते हैं? पॉइंट एंड फिगर चार्ट में हम एक्स एंड ओ यूज करते हैं। एक्स बोले क्रॉस और जीरो। तो कटर जो हम गेम खेला करते थे, है ना, वही वाला गेम जैसी कहानी इस चार्ट में होती है। जरा देख लीजिए चार्ट कैसा दिखता है। तो हम इस तरीके से शो करते हैं चीज़ों को। जिस दिन मार्केट नीचे जाता है तो उधर हम ये जीरो दिखा देते हैं, और जिस दिन मार्केट ऊपर जाता है तो उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, अलग अलग कलर से कर देते हैं, जैसे देखने में आसानी हो। और मेन चार्ट पे आते हैं तो फालतू चार्ट थे। लाइन चार्ट थोड़ा तब भी थोड़ा बहुत यूज हो जाता है ट्रेंड वेंड देखने के लिए, बट मेनली हम लोग यूज करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट को। क्या यूज करते हैं हम लोग? कैंडल स्टिक को। अच्छा सर, हम सर यूज करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट को सर जी। कैंडल स्टिक चार्ट और बार चार्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बस कैंडल स्टिक में क्या होता है, कैंडल स्टिक में क्या था, आपके बार चार्ट में क्या था, एक थिन वर्टिकल लाइन थी, बट कैंडल स्टिक में एक कैंडल सी बनी होती है। कैंडल क्या होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, और इसमें कलर भरा होता है। रेड कलर है तो वो बियरिश कैंडल है, अगर ग्रीन कलर है तो वो एक बुलिश कैंडल है। कैंडल स्टिक रिलाई हेवीली ऑन द यूज ऑफ कलर्स टू एक्सप्लेन व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड। देयर आर टू कलर्स, एक होता है रेड कलर यानी कि प्राइस गिरा है, एक होता है ग्रीन कलर यानी कि प्राइस चढ़ा है। When the price of the stock is up and closes above the opening price, the candlestick will usually be green color, और अगर डाउन होता है तो red color. If the stock price has closed above the previous day close but below the day's open, the candlestick will be black or filled with color usually into update. ठीक है, ये बड़ा मजेदार चीज है। ये चार्टर्स भी लाइक, ये कैंडल स्टिक नहीं है भैया, कैंडल स्टिक तो ये है, ये कहानी है कैंडल स्टिक की। ओके सर, देख लीजिए कैंडल स्टिक, बट ये है एक्चुअल कैंडल स्टिक। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस बोलता है सब बकवास है, ये सब क्या, ये कैंडल बना रहे हो, बोलिंजर बैंड कर रहे हो, ये सब खेल कर रहे हो। कोई खेल करने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस करो, कंपनी की अर्निंग्स को देखो, अर्निंग्स आएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। ओके सर, फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है कि आप जो है कंपनी की एनालिसिस कर लो, इंडस्ट्री की एनालिसिस कर लो, माइक्रो इकोनॉमिक कर लो, फ्यूचर प्रॉफिट को देख लो कि अगर ग्रोथ आएगी, अगर अर्निंग्स आएगी तो प्राइस बढ़ने में कोई भी रोक नहीं पाएगा। बस इतनी सी कहानी क्या होती है इन द फंडामेंटल एनालिसिस। ओके सर, बट यहाँ पर तो हम टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, इस स्लाइड में, कि फंडामेंटल एनालिसिस दो तरीके की होती है। एक तो होती है बॉटम अप, एक होती है टॉप डाउन। बॉटम अप में क्या होता है कि हम शुरू करते हैं बिल्कुल छोटी चीज से। हम शुरुआत करते हैं कि भाई कंपनी हम जो स्टडी कर रहे हैं उस पर स्टडी करते हैं सबसे पहले। कि फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं किसको, बताइए कोई कंपनी, चलिए हम स्टडी कर रहे हैं एशियन पेंट्स को, ठीक है। तो हमको एशियन पेंट की स्टॉक को स्टडी करना है, तो हम ये नहीं जाएंगे कि पे की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, नहीं, हम तो सबसे पहले एशियन पेंट्स को ही देखेंगे, एशियन पेंट्स क्या कर रही है, कंपनी की स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पेंट सेक्टर है वो कैसा कर रहा है, पेंट इंडस्ट्री कैसी कर रही है। फिर सेक्टर क्या हो गया कि आपके जो रियल एस्टेट एंसिलरी टाइप चीज हो गई, कि पेंट हो गई, प्लाई हो गई, सीमेंट हो गया, ये सब रियल एस्टेट एंसिलरी हो गए, ठीक है, कि घर बनेगा तो इसमें ये सब चीजें लगेंगी। और फिर हम ओवरऑल इकोनॉमी पर, कि इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है, अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ पे होगी तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट भी अच्छा करेगी, रियल एस्टेट अच्छा करेगी, लोग ज़्यादा घर खरीदेंगे, ज़्यादा पेंट होगा तो पेंट इंडस्ट्री का फायदा होगा, उससे तो फिर एशियन पेंट्स का भी फायदा होगा। और इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है, कि ग्लोबल इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है तो हो सकता है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ये तो हो गई टॉप बॉटम अप एनालिसिस। अब होती है टॉप डाउन की, ऊपर से शुरू करते हैं जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपल सी हम एक कहानी खेलते हैं। इसमें हम जो होता है सिंपल सी कहानी खेलते हैं कि हम स्टार्ट ही इकोनॉमी के लेवल पे करते हैं। हम स्टार्ट क्या करते हैं, इकोनॉमी के लेवल पर, कि वर्ल्ड की इकोनॉमी सर कैसी कर रही है। अच्छा सर, वर्ल्ड की इकोनॉमी तो 2% ग्रोथ कर रही है। इंडिया की इकोनॉमी कैसी कर रही है सर, इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत तगड़ा कर रही है, 7.2% ग्रोथ है सर, बहुत बढ़िया, 7.2% ग्रोथ। अच्छा, फिर हम आएंगे सेक्टर के ऊपर कि सर ये रियल एस्टेट एंसिलरी पूरा कैसे कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि सर बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि
बिल्डर दवा के घर बना रहे हैं और दवा के घरों की डिमांड हो रही है, तो इसलिए रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो सरिया हो, चाहे वो सैनिटरी टाइल्स हों, चाहे वो क्या कहते हैं प्लाईवुड हो, चाहे वो पेंट हो, सारी क्या कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, सारी क्या कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। फिर हम इंडस्ट्री के ऊपर आएंगे कि पेंट सेक्टर में क्या चल रहा है, तो हम देखेंगे कि पेंट में जो है कंपटीशन बढ़ गया है, पेंट में बहुत सारे प्लेयर्स भी आ गए हैं और पेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही है। और फिर हम फाइनली स्टडी करेंगे कि एशियन पेंट्स क्या कर रही है, कि एशियन पेंट्स का फ्यूचर आउटलुक क्या है, इनकी अर्निंग्स क्या है, इनकी क्या कहानी चल रही है, इनके क्या रिटर्न रेशियोज बनने हैं, इनकी क्या वैल्यूएशन है, इन पे कहानी करेंगे और फिर हम डिसीजन बनाएंगे कि हमको कौन क्या कंपनी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। ओके सर। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें कि जैसे कि हम देख लें कि बॉटम सॉरी टॉप डाउन का, कि हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, इंडियन इकोनॉमी में जो है फिनेंशियल मार्केट अच्छा कर रहे हैं, फिनेंशियल मार्केट को के अंदर भी जो ये जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है बहुत अच्छा कर रही है, और ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हमको कोई पर्टिकुलर शेयर अच्छा लग गया, जैसे कि एंजल वन बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमने एंजल वन जाके खरीद लिया, एज अ टॉप डाउन एनालिसिस। ओके सर। अब हम वापस अपने अपने टेक्निकल एनालिसिस पर आते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस पर नहीं जाते हैं, फालतू में हमें जो है परेशान नहीं होना है। ट्रेडर्स जो होता है कैंडलस्टिक का यूज करते हैं प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए, ठीक है। कैंडलस्टिक आर यूजफुल व्हेन ट्रेडिंग एज दे शो 4 प्राइस पॉइंट, ओपन लो हाई, ओपन क्लोज हाई लो, ठीक है। ये दो कैंडलस्टिक हैं, इनमें से एक बुलिश एक है बियरिश। ये वाली जो ग्रीन वाली है, दिस इज कॉल्ड द बुलिश वन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड योर बुलिश कैंडल स्टिक, ठीक है। तो बुलिश में क्या होता है कि ये तो सर ओपनिंग प्राइस हो गया आपका, ये हो गया सर क्लोजिंग प्राइस, ये तो सर हो गया हाई प्राइस, ये हो गया लो प्राइस। तो बेसिकली ये जो होता है कैंडल में दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है इसकी बॉडी और एक होती है उसकी विक। तो ये जो आपको जो निकलती हुई दिख रही है छोटी लाइन, ये क्या है, इसकी विग है। विग के जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, विग की जो एंडिंग होती है, वो हमको हाई लो बताती है, और जो बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज होती है, बॉडी के जो एंड पार्ट्स होते हैं, वो हमको ओपन और क्लोज बताते हैं। अब सर पता कैसे चलेगा कि हमको अगर कोई कैंडल स्टिक दे दी गई, जैसे कि ये कोई कैंडल स्टिक बनी हुई है, तो सर हमको कैसे पता चलेगा, चलो ये तो पता चल गया सर ये बॉडी है, ये विक है, ठीक है। ये वाले जो होगा इनमें से एक क्या होगा, क्लोज होगा, एक ओपन होगा, और इनमें से एक हाई होगा, इनमें से एक लो होगा। ये बात तो सर समझ में आ गई, लेकिन सर कौन सा हाई है और कौन सा लोअर, कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कलर से। अगर कैंडल का कलर ग्रीन है, इसका मतलब वो बुलिश है, इसका मतलब प्राइस दिन में ऊपर गया, इसका मतलब कि जो क्लोजिंग प्राइस होगा ऑब्वियसली वो ओपनिंग प्राइस से कम होगा। क्लोज ऊपर का रहा है, क्लोज ज्यादा प्राइस पे गया है, तभी तो आज मार्केट चढ़ी है, तभी तो आज बुलिश है आज, ठीक है। तो अगर ग्रीन कलर की कैंडल है यानी कि बुलिश है, यानी कि मार्केट चढ़ी है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस अपने ओपन प्राइस से ज्यादा होगा और डे का हाई डे के लो से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सेम कहानी बताई गई है कि ओपनिंग प्राइस कम था, क्लोजिंग प्राइस ज्यादा हो गया क्योंकि मार्केट आज चढ़ गई और इसीलिए हाई ज्यादा है। हाई लो का तो बहुत सिंपल कहानी है कि ऊपर वाली जो विक है वो क्या हो गई, हाई हो गई, नीचे वाली विक हो गई लो हो गई। बस ओपन क्लोज का कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो गया है। अब जैसे कि रेड है, रेड का मतलब मार्केट गिरी है, आज गिरी है, इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस जो होगा वो कम होगा देन कंपेयर टू द ओपनिंग प्राइस। और हमको समझ में आ गया ये तो हाई हो जाएगा और सर ये लो हो जाएगा। ओके सर। ये कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं कि ये तो हो गई सर जी बॉडी इसकी, और ये हो गई सर विग। विग में भी ये है अपर विग, ये हो गई लोअर विग, ठीक है। ओपनिंग क्लोज हाई वगैरह तो आप देख ही सकते हैं। अब हम आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पर। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में 1 कैंडल पैटर्न होते हैं, 2 कैंडल पैटर्न होते हैं, 3 कैंडल पैटर्न होते हैं और बहुत सारी कहानियां होती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखेंगे, इंडिकेटर भी देखेंगे, सारी कहानियां देख लेंगे, बट थोड़ा सा आप सब्र रखिए। तो 1 कैंडल पैटर्न में हमारे हमारे पास में क्या होता है, एक तो हमारे पास में होती है बुलिश कैंडल, एक हमारे पास में क्या होती है बुलिश कैंडल, और एक हमारे पास में क्या देखने को मिलती है हमको बियरिश कैंडल। क्या देखने को मिलती है हमको, बियरिश कैंडल, ठीक है। कौन सा कलर यूज किया जाए, येलो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए बुलिश कैंडल पैटर्न। एक हो गया, ये हो गया जी हैमर, ये हो गया जी इन्वर्टेड हैमर, ये हो गया डोजी, ये हो गया स्पिनिंग टॉप, ये हो गया बियरिश स्पिनिंग टॉप, ये हो गया अगेन डोजी बट बियरिश वाला, ये हो गई शूटिंग स्टार, और ये हो गई हैंगिंग। तो हैमर जनरली जो होता है बुलिश पैटर्न होता है। हैमर में क्या होता है कि एक जो विग है लोअर विग बड़ी सी होती है और बॉडी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती बॉडी, बट बॉडी होती है। अपर विग गायब सी होती है, एक मतलब एक विग जो है गायब सी होगी, इन्वर्टेड में अपोजिट हो जाएगा, लोअर विग गायब हो जाती है, अपर विग होती है, और इस तरीके का हैमर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब जनरली हमको क्या कहता है, बुलिश बताता है, ठीक है। और हम रिवर्सल पैटर्न भी देखेंगे, उसमें और ज़्यादा स्टडी करेंगे हैमर वगैरह की और चीज़ होगी, बट अभी प्लीज ही देखते हैं। डोजी होता है, डोजी की जो बॉडी होती है, डोजी की जो बॉडी होती है
बहुत छोटी सी होती है, डोजी की बॉडी जी बहुत छोटी होती है और उसकी विग जो होती है वो बड़ी होती है, तो ये हो गई डोजी। ठीक है, ये क्या हो गई, डोजी। डोजी जनरली क्या होती है, अगर डोजी इस प्रकार से है तो ये हो गई बुलिश। इसकी क्या बता रही एक तरीके से डोजी, कि ये तो सर जी ये तो रहा होगा लो, और सर ये वाला प्राइस रहा होगा हाई, और ओपनिंग क्लोजिंग ये वाले प्राइस रहे होंगे। तो मार्केट में बहुत तगड़ा सेल ऑफ करने की कोशिश करी सेलर्स ने, तो मार्केट को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन बाइंग प्रेशर अच्छा खासा था, तो इतना सेल ऑफ करने के बाद भी मार्केट ज्यादा नीचे क्लोज नहीं हुआ, मार्केट ने अपने आप को रिकवर कर लिया। इसका मतलब दिखा रहा है कि यहाँ पर जो बाइंग प्रेशर है, यहाँ पर कि सेलर्स अपनी चलने नहीं दे सकते, यहाँ पर बाइंग प्रेशर बन रहा है, और इसलिए ये हमको बुलिश ट्रेंड बताता है। हर एक जो कैंडल स्टिक होती है, हर एक कुछ ना कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी को बताती है। हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न कौन सी साइकोलॉजी को बताता है। ठीक है, तो हम थे यार इस पर कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर, ये कैंडल स्टिक चार्ट है।